स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर काफी ज्यादा डिबेट हो रहा है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के अलावा जो ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा रूल किए जा रहे हैं स्टेट्स के अंदर, जैसे कि राजस्थान हो गया और अभी हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है, उन लोगों ने क्या किया है कि जो पूरा सिस्टम है, जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था, उससे वो शिफ्ट होके जो पुरानी वाली पेंशन स्कीम है उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर आरबीआई ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। यहां पर आप देख सकते हो, ओल्ड पेंशन स्कीम्स कुड स्ट्रेन स्टेट फाइनेंसेस, आरबीआई वार्न। तो बेसिकली ये ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, वार्निंग क्यों दी जा रही है, ये खतरनाक क्यों हो सकता है, पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे, वो सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, परसों सुबह 8 बजे से, जी हां 20 जनवरी सुबह 8 बजे से हमारा यूपीएससी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द 2024, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी थ्रू 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, और इसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, मेंटरशिप मिलेगा। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। ये सारी चीजें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है, ऐप पर जा सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर अगर आप 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए यहां पर यह भी कोर्स चालू हो चुका है। आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, चाहे आपको यूपीएससी लेना हो, एनसीईआरटी का स्पेसिफिक बैच लेना हो, हर जगह आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इन्होंने कॉशन किया है, वार्निंग दी है उन राज्यों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली आरबीआई का यह कहना है कि जो भी राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाएंगे, उसकी वजह से जो बर्डन है, जो फिजिकल बर्डन है, जो फाइनेंस को लेकर दिक्कत होने वाली है राज्यों में, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली यही कह रहा है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसकी तरफ जाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जाने से जो आगे आने वाला भविष्य है वो मेजर रिस्क में आ जाएगा, काफी बड़ा खतरा हो जाएगा। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आरबीआई की वार्निंग ये तब आई है जब कई राज्य जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब। तो इन राज्यों के अलावा अब हिमाचल प्रदेश ने भी कह दिया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है ज्वाइन करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में आएगा, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या? देखो, पेंशन का आपको मतलब पता ही है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद उनको यहां पर पेंशन दिया जाता है ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सके ओल्ड एज में, राइट? तो पेंशन हम सबको पता है। तो उसके लिए सरकार समय समय पर कुछ स्कीम्स लाती रहती है, किस तरह से पेंशन वर्क करेगा। तो पहले 2004 के पहले जो पेंशन स्कीम चला करता था उसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। इस पेंशन स्कीम के तहत यह है बेसिकली कि जो भी आपका लास्ट बेसिक पे था, मतलब जब आप रिटायर हुए थे उस समय जो आपका बेसिक पे था उसका 50% रुपए आपको दिया जाएगा एज अ पेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जब आप रिटायर हुए उस समय आपकी सैलरी थी 10,000 रुपए, तो 10,000 का मतलब 50% हो गया 5,000 रुपए, मतलब हर महीने आपको यहां पर 5,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डियरनेस अलाउंस, आप में से सुना होगा डियरनेस अलाउंस क्या होता है। बेसिकली यहां पर क्या है ना कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है उसको काउंटर करने के लिए डियरनेस अलाउंस लाया जाता है। तो बेसिकली यहां पर आप ये देखिए कि हर साल में 2 बार सरकार, जनवरी के महीने में फिर जुलाई के महीने में, 2 बार डियरनेस अलाउंस लाती है। जैसे कि मान लो आपको पेंशन मिलना था कितना, 5,000 रुपए, सरकार ने 4% का डीएनएस अलाउंस दे दिया, मतलब 5,000 का 4% होता है 200 रुपए। तो टोटल आपको मंथली कितना मिलेगा, 5,200। तो इस तरह से क्या होता है कि हर साल आपका 2-2 बार यहां पर जो पेंशन है वो रिवाइज भी होता रहता है। तो 5,200, फिर अगले बार हो सकता है 5,500, फिर 6,000, फिर 6,500, ऐसे आपका पेंशन इंक्रीज भी होता रहता है। और होना भी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को देखते हुए उस हिसाब से ये काउंट किया जाता है कि डीएनएस अलाउंस कितना होगा। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि फिर ओल्ड पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि चलो अच्छी बात है, जो भी बेसिक पे था सरकार ने कहा, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेंशन प्रोवाइड करे। देखो, यहां पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है लायबिलिटी का। मतलब कि सरकार ने मान लो कह तो दिया कि हम आपको ये पेंशन देंगे, लेकिन सरकार ये पैसा लाएगी कहां से? कहने का बेसिक मतलब यह है कि सरकार को एक यहां पर इकट्ठा करना चाहिए ना पैसा।
आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर पैसा हम देंगे फ्यूचर में। अब फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। अब यहां पर ये पैसा सरकार ने प्रॉमिस कर दिया तो ये पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये पैसा अलग से कहीं पर रखा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ ये था कि कोई एक अलग से कॉर्पस नहीं बना हुआ है इसका। और हर बार क्या होता था, सरकार जो भी स्टेट में बजट लेकर आती थी उसी बजट में से अलग, हर बार बजट में से अलग से पेंशन के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ता था। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर मान लो आप प्राइवेट कंपनी में हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में तो आपको कोई पेंशन मिलता नहीं, वो तो आपको खुद से अपने आप को तैयार करना होता है। जो भी आपकी सैलरी होती है उसका कुछ परसेंट आप इंश्योरेंस वगैरह में लगा देते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको लगातार कुछ ना कुछ पेंशन मिल सके, आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो प्राइवेट में वैसा चलता है, लेकिन सरकारी में यहां पर यही प्रॉब्लम हो रही थी बार बार कि राज्यों के पास पैसे बच नहीं रहते। हर साल क्या होता है, ये पेंशन लायबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, डीएनएस अलाउंस वगैरह हो गया, तो ये बढ़ता जाएगा डीएनएस अलाउंस और राज्यों के ऊपर भार आता जाएगा। और आपको पता ही है कि हेल्थ फैसिलिटीज जैसे जैसे बेटर होती जा रही हैं, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो रही है और लोग ज्यादा जी रहे हैं तो पेंशन भी ज्यादा देना पड़ेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग ज्यादा जी रहे हैं कम जीना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फाइनेंस के टर्म में बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली यहां पर जो राज्यों के ऊपर कर्ज है, जो फाइनेंस है, वो बहुत ज्यादा बर्डन में आता जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए इसको सुधार करने के लिए यहां पर सरकार न्यू पेंशन सिस्टम लेकर आई थी। न्यू पेंशन सिस्टम वैसे मैं बता दूं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए स्टार्ट किया गया था वैसे तो, लेकिन 2004 1 जनवरी 2004 से सरकार ने कहा कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सबको इसके अंदर ले आया जाएगा। और फिर आगे चलकर जितने भी राज्य थे वो भी, उन्होंने भी न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम को अपना लिया, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये एक प्रकार से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट तरह का प्लान है। मतलब कि जो भी आपको सरकार सैलरी देती है उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा सरकार सैलरी में से कट कर देती है और उतना ही हिस्सा सरकार अपनी तरफ से भी ऐड करती है, और वो जो पैसा है वो फिर फर्दर इन्वेस्ट किया जाता है और जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आता है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलता है। जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम में बेसिकली ये है कि आपका जो भी बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस है, उसका 10% हिस्सा सरकार कट करके आपको देगी। आ रहा है समझ में? पहले क्या होता था, पहले आपको कोई भी पैसा कट नहीं होता था। यहां पर जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% हिस्सा सरकार कट कर देगी और उतना ही हिस्सा सरकार मैच कर देगी। मान लो आपका 5,000 रुपए सरकार ने कट कर दिया और ये पेंशन की तरफ चला गया, और फिर सरकार भी अपनी तरफ से यहां पर 5,000 ऐड करेगी, मतलब टोटल कितना हो गया 10,000। और ये 10,000 क्या किया जाएगा, फिर सरकार इसको इन्वेस्ट करेगी। अब देखो, ये पहले सरकार ने कहा था कि उतना ही हिस्सा हम यहां पर कंट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन सरकार यहां पर यह कही कि चलो हम अपनी तरफ से और ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2019 में सरकार ने कहा कि आपके सैलरी का 10% ही कट होगा, लेकिन हम आपके सैलरी का 14% कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये सारा जो पैसा बनेगा अल्टीमेटली आप खुद चूज कर सकते हो कि वो पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया जाए। क्या आप चाहते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में इन्वेस्ट किया जाए या प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो, अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो तो आप रिस्की वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। उससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में पेंशन में ज्यादा रिटर्न आएगा। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो आप लो रिस्क में जा सकते हो, लेकिन उसमें पेंशन भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो आपके ऊपर चॉइस दे दी गई, आपको यहां पर बोल दिया गया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये जो भी कुछ है ये सब कुछ रेगुलेट किया जाएगा बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड लेट मी टेल यू, दिसंबर 2022 तक 59.7 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसका पार्ट थे एंड 4 लाख करोड़ का एसेट इसके अंदर था। मतलब इतना सारा जो पैसा आ रहा था वो इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता था, और अल्टीमेटली जब आप रिटायर होंगे तो आपको उसी में से पैसा जो है वो मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आया, क्या चीजें हुई। तो सिंपली अगर आप ये देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में अश्योर्ड रिटर्न था। मतलब रिटायरमेंट के बाद सरकार ने कह दिया आपका बेसिक सैलरी का 50%, तो वो वही आपको मिलेगा और वो अच्छा खासा होता था। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम आया है यहां पर आपको एग्जैक्ट गारंटी नहीं है, आपको पता नहीं है फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न आएगा। अब मार्केट के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या है ना कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो क्या है कि आपको अगर बोला जाए कि हम आपको गारंटीड इतना रिटर्न देंगे, आपको उसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। और एक्चुअली हमारे देश में यही हुआ कि जहां जहां पर आप देखिए, मतलब बीजेपी के अलावा जहां जहां पर, मैं कोई पॉलिटिक्स में कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो यथास्थिति है, जो सिचुएशन है, वही मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं। तो जहां जहां पर कांग्रेस सरकार, जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय न्यू पेंशन स्कीम चल रहा था, राइट। तो यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ठीक है, दोनों ने अनाउंस कर दिया कि
अगर आप हमें वोट देते हो तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चले जाएंगे। तो जो लोग रिटायर हो रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनको लगा कि हाँ ये तो अच्छी बात है, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। और इसीलिए यहां पर यही प्रॉब्लम हो रही है कि ये पॉलिटिक्स एक प्रकार का बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसा बोला गया और इसीलिए अब हिमाचल प्रदेश भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पता ही नहीं है कि कोई पैसा अलग से रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। और यहीं पर आरबीआई ने वार्निंग दिया है। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि जब स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं तो उनका जो फिजिकल पोजीशन है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप अपनी लाइबिलिटी जो है वो फ्यूचर में शिफ्ट करते जा रहे हैं। देखो, अभी मैंने आपको बोला था न्यू पेंशन स्कीम में क्या था। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही थी, आपका जो हिस्सा कट हो रहा था उसमें से सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार को क्या अभी कंट्रीब्यूट करना है? नहीं करना है, वो तो फ्यूचर में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर शॉर्ट टर्म में अगर आप देखा जाए तो राज्यों को बेनिफिट हो रहा है, राज्य खुश हैं इसको लेकर। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा कि मैंने बताया ये सही नहीं है और इसीलिए आरबीआई ने क्लियर कट वार्निंग दे दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए अल्टीमेटली होगा क्या इसकी वजह से कि राज्यों के पास कम पैसे बचेंगे। जब बहुत सारा पैसा सिर्फ पेंशन की तरफ जाएगा तो राज्यों के पास बचेगा क्या? इनफैक्ट मैं आपको यहां पर बता सकता हूं कि लगभग 1/4 मतलब 1/4 पैसा सभी राज्यों का सिर्फ पेंशन की तरफ चला जाता है। और हिमाचल प्रदेश में तो यह स्थिति बहुत खराब है। लगभग 80% पैसा, सोच के देखिए, जितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है हिमाचल प्रदेश के पास उसका 80% पैसा अकेले सिर्फ और सिर्फ पेंशन में जा रहा है। तो राज्य सरकार का वेजेस, सैलरीज, पेंशन सब अगर आप जोड़ दोगे ना तो उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचता है डेवलपमेंट में। रोड बनाना है, इतनी सारी चीजें करनी है, तो वो कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू पेंशन सिस्टम आया था वो काफी बेटर था, ऐसा आरबीआई का मानना है। और आई होप कि आपको भी सारी चीजें लगभग अच्छे से लॉजिकल वे में समझ में आ गई होंगी। आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप बता सकते हो। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? इन चार में से कौन सा, जो अभी बजट आने वाला है इसमें कई सारे एक्सपेंडिचर सरकार अनाउंस करती है, तो इन चार में से कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आता है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर करना है, यूज द कोड अंकित लाइव कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।